जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल। ठीक है, भूगोल यदि आप बीए में हैं, यदि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम जो है लिखित होने वाला है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है लिखित होने वाला है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है। ठीक है, और बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर भी आपके लिखित एग्ज़ाम होने वाले हैं, यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि यह जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2024 और 2025, ठीक है, और ये दोनों जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024-25 में, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो जियोग्राफी दोस्तों भूगोल, इसमें पेपर का नाम है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है और ये आपके सब्जेक्ट का नाम है जियोग्राफी भूगोल। ठीक है, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, तो जियोग्राफी के अंतर्गत ये आपके जो क्वेश्चन पेपर पे जो एडमिट कार्ड होता है उस पर ये लिखा रहता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो साथियों इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए ध्यान से। देखिए, 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा लिखने के लिए, और जो 75 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, ये सभी कॉलेज में सेम होते हैं। लेकिन जो घंटे दिए जाते हैं लिखने के लिए, किसी किसी कॉलेज में केवल 2 ही घंटे दिए जाएंगे लिखने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो यहाँ पर देख लीजिए टाइम कितने घंटे हमको दिया गया है लिखने के लिए। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। आपके 3 सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी किसी कॉलेज में 2 सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो 3 सेक्शन में ज़्यादातर आपके कॉलेज में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें दिया है सेक्शन ए यानी खंड अ। खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। और सब में अलग अलग प्रकार से करने होते हैं क्वेश्चन। देखिए, लघु उत्तरीय में केवल लघु उत्तरीय में कभी कभी आपके 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, और जो पूरे क्वेश्चंस होते हैं 9 क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, केवल 4 या 5 करना होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो जो नोट्स दिए रहते हैं निर्देश, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें जो नोट दिया है, क्या पूछ रहा है, इसमें क्या कह रहा है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, यानी सेक्शन ए से हमें सभी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड, यानी 50 वर्ड में हमें उत्तर देना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका पूछा गया है ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर। ठीक है, देखें मैं आपको बता देता हूँ ये जो, अच्छा इसमें हम लोग बात करेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है साथियों जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हर साल एकदम लगातार कंटिन्यू पूछता रहता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर साल नहीं पूछे जाते हैं, केवल 90% इम्पोर्टेंट होते हैं। लगभग इस साल आएगा, अगले साल नहीं आएगा, फिर 2 साल लगातार आएगा। जैसे आपके हाई स्कूल और इंटर में होते हैं, उसी तरह से आपके ग्रेजुएशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। हम बताएंगे भी किस प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है, किस प्रश्न को स्किप कर देना है। ठीक है, चलें तो जो आपका यहाँ पर पोषण स्तर पूछा है, तो देखिए होम साइंस में पोषण स्तर दूसरा होता है, और आपका जो जियोग्राफी होता है भूगोल, इसमें पोषण स्तर अलग होता है। ठीक है, पोषण स्तर जियोग्राफी में अलग होता है, होम साइंस में अलग होता है। तो जो पोषण स्तर है साथियों, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लगभग 90% आपका ये पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछता है, तो 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं इसका उत्तर बताऊंगा। ठीक है, घबराइए नहीं, इसका मैं उत्तर बताऊंगा पोषण स्तर क्या है। ठीक है, हरित गृह गैसें क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगा। जो हरित गृह गैसें, ये 100% गारंटी है दोस्तों, ये प्रश्न हर साल पूछता है। हरित जो गृह गैसें हैं, हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैस से आपका एकदम गारंटी है, आप लिख के रख लीजिए, एकदम 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसका उत्तर भी बता देता हूँ, पोषण स्तर क्या है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पोषण स्तर, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एक जीव के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके आहार संबंधी स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, पोषण स्तर क्या है, एक जीव के, जैसे हम लोग जीव के यहीं अंतर्गत आते हैं, शेर हो गया, खरगोश हो गया,
बकरी हो गई, हाथी हो गया, गाय हो गया, मनुष्य हो गया, ये जीव के अंतर्गत आते हैं। तो जो जीवों की पारिस्थितिकी तंत्र में उसके आहार संबंधी स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, चले, यह दर्शाता है कि एक जीव भोजन श्रृंखला में किस स्तर पर स्थित है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग किस स्तर पर स्थित है, शेर किस स्तर पर स्थित है, खरगोश घास खाता वो किस स्तर पर स्थित है। तो ये पोषण स्तर पर अलग अलग जीव होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, वह किस प्रकार का भोजन करता है और किस प्रकार के जीव उसे खाते हैं। ठीक है, जो हिरन होता है, हिरन घास खाता है, फिर हिरन को क्या करता है, शेर खा जाता है, शेर को बैक्टीरिया खा जाते हैं। ठीक है, जब वो मरता है तो उसे बैक्टीरिया खा जाते हैं। तो इसी तरह से पोषण स्तर है अलग अलग। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। आप अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग एकदम आराम से, ठीक है, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड करके आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें देखिए यहाँ पर आपका पोषण स्तर दिया गया है। पोषण स्तरों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला पोषण स्तर यानी जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें कौन कौन से आते हैं, इसे उत्पाद, ठीक है, प्रोड्यूसर या स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स भी कहा जाता है। इसमें पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, प्रथम पोषण स्तर में आपके कौन कौन से आते हैं, पौधे आते हैं, शैवाल आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सभी शामिल होते हैं। और जो दूसरा स्तर होता है, तीसरा स्तर होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं, दूसरे स्तर में कौन से आते हैं आपके, इसे प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कस्टमर्स या शाकाहारी हैरेवियर्स कहा जाता है। ये वे जीव होते हैं जो उत्पादों को खाते हैं, जैसे कि गाय, हिरन, खरगोश। ठीक है, गाय, हिरन, खरगोश ये क्या करते हैं, घासों को खाते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पोषण स्तर पर कौन है, इसे माध्यमिक उपभोक्ता सेकेंडरी कस्टमर्स या मांसाहारी, ठीक है, कार्निवोर्स कहा जाता है। ये वे जीव होते हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, मेंढक। ठीक है, ये बाघ, शेर क्या है, बाघ, शेर, गाय, हिरन, ये खरगोश, इन सभी को खा जाते हैं। ठीक है, चौथे स्तर पर कौन लोग हैं भैया, चौथे स्तर पर है आपके, इसे तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता यानी टेरिटरी कस्टमर भी कहा जाता है। ये उच्च स्तरीय मांसाहारी होते हैं जो माध्यमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे कि बाज, शार्क आदि। ठीक है, पांचवें पोषण स्तर पर कौन होते हैं, इसे चौगुने उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, चौगुने उपभोक्ता कहा जाता है। ये शीर्ष शिकारी अपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं जो आमतौर पर भोजन श्रृंखला के अंत में होते हैं और उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है, जैसे कि कुछ बड़े शिकार करने वाले पक्षी और मांसाहारी स्तनधारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आपका दिया गया है पोषण स्तर पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा प्रवाह को समझने और विभिन्न जीवों के बीच के जटिल संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अच्छा, आपको उत्तर इतना लंबा नहीं लिखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ तक लिखेंगे। आपको केवल 2 ही नंबर का ये होता है। ठीक है, केवल आपको इतना ही लिखना है। जब 2 ही नंबर मिलेगा तो इतना ही लिखना होता है 50 शब्दों में। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे ध्यान रखिएगा, जो अति लघु होते हैं केवल 50 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, केवल इतना लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। किसी किसी कॉलेज में 3 नंबर का होता है तो 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है तब जाकर के आप ये सब लिखेंगे। ठीक है, पोषण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, इन सभी को आप लिखेंगे जब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलें, इसमें आपका अगला पूछा गया था हरित गृह गैसें। ठीक है, हरित गृह गैसों के बारे में बताना था। तो हरित गृह गैसें जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ये वे गैसें होती हैं जो वायुमंडल में गर्मी को अवशोषित करती हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म रखती हैं। यह प्रक्रिया हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। इसके कारण पृथ्वी की सतह का तापमान जीवन के लिए अनुकूल बना रहता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, केवल इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, इतना ही केवल आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, या फिर 3 नंबर दिया रहेगा 3 नंबर मिलेगा। जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा तब आप इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, जब आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
हरित ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें आप उदाहरण देकर के डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों में संबंधित है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है यानी H2O है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC गैस, ठीक है। इतना लिख देंगे आप तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे 85 शब्दों में उत्तर देना है। मैं आगे आपको बता देता हूँ मुख्य हरित गृह गैसों में शामिल हैं कौन कौन से कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। CH4 यानी जो मीथेन है, पशुपालन, चावल की खेती, कचरे का प्रबंधन और प्राकृतिक गैसें के उत्पादन के कारण निकलती हैं मीथेन गैसें, ठीक है। ध्यान रखें चावल की खेती से भी आपके मीथेन गैसें निकलती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या है भैया, कृषि, जीवाश्म ईंधन का जलना और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। जलवाष्प यानी H2O यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली हरित गृह गैसें हैं और इसका प्रभाव प्राकृतिक रूप से होता है। यदि आप ग्लास में, ठीक है, ग्लास में ठंडा पानी रखेंगे तो इसके बाहरी सतह पर आपके पानी के बुलबुले नज़र आते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा में भी आपके H2O होता है, यानी जो बाहर जो हमारा इन्वायरमेंटल है इसमें आपके जल हैं, ठीक है। तो जल आपके प्रचुर मात्रा में होते हैं इन्वायरमेंटल में। कभी ठंडे ग्लास में पानी रख के देखिएगा, पानी के बाहर आपके बुलबुले नज़र आएंगे पानी के, ठीक है। चलें, पांचवा आपका क्या इसमें दिया गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मानव निर्मित गैसें हैं जो रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज हमारे घर में होता है जिसमें हम लोग सब्जियां या फिर कहे तो फल, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह रखते हैं फ्रिज में, वो रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एयर कंडीशनर और अन्य औद्योगिक उपकरणों में इस्तेमाल होती हैं। एयर कंडीशनर आप समझ रहे हैं AC, ठीक है। ये ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इन गैसों की मात्रा में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है जो पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव डालता है, ठीक है। चलें, जब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा तब आपको पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है इसमें आपका सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं। परमाणु प्रकोप, ठीक है, न्यूक्लियर हैजार्ड। तो न्यूक्लियर हैजार्ड जो है परमाणु प्रकोप, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसे तैयार करना है, ध्यान रखेंगे 100% इसे तैयार करना है, ठीक है। लेकिन जो ठोस अपशिष्ट है सॉलिड वेस्ट, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा 2-3 बार इसे आप पढ़ेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। ठोस अपशिष्ट का उत्तर मैं बता देता हूँ। ठोस अपशिष्ट क्या है। ठोस अपशिष्ट होते हैं जो सॉलिड वेस्ट, उन ठोस पदार्थों को कहते हैं जो उपयोग के बाद बच जाते हैं। ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं, जो उपयोग के बाद बच जाते हैं और जिन्हें पुनः उपयोग या पुनः चक्रण के लिए अलग किया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है। इसमें घरेलू कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, निर्माण कार्य से उत्पन्न सामग्री, कृषि अपशिष्ट और ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा शामिल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, तो जो उसका बॉटल बचता है वो ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप उसे उपयोग कर सकते हैं या फिर उसे जब बेच देंगे तो फिर से वो दोबारा पुनः चक्रण के द्वारा फिर से वो वापस आपके पास आ जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आप उपयोग करते हैं ठोस अपशिष्ट और वो हमेशा के लिए घर में रखी रहती हैं, ठीक है, बेकार हो जाती हैं। तो कई प्रकार की ठोस अपशिष्ट होती हैं, यहाँ पर आपके दिए गए हैं। कृषि अपशिष्ट है, ठीक है, ई कचरा है यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है, और कृषि अपशिष्ट है उसमें, ठीक है। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके घरेलू कचरा, ये सभी आपके ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलें, ठोस अपशिष्ट का सही प्रबंधन महत्वपूर्ण है ताकि यह पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। इसे नियंत्रित करने के लिए अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे कि पुनः चक्रण, खाद बनाना और लैंडफिल साइट्स में सुरक्षित निपटान, ठीक है। चलें, इसमें डी आपका पूछा गया था परमाणु प्रकोप, न्यूक्लियर हैजार्ड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। परमाणु प्रकोप से तात्पर्य उन घटनाओं से है जिनमें परमाणु हथियारों का उपयोग या परमाणु संयंत्रों में दुर्घटनाएं होती हैं जिससे व्यापक स्तर पर विनाश और विकिरण फैलाव हो सकता है।
परमाणु प्रकोप को रोकने और इससे बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियों और समझौतों के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि परमाणु हथियारों का अप्रसार संधि। ठीक है, ये एक प्रकार का परमाणु संधि है। ठीक है, परमाणु संधि इसलिए किया जाता है ताकि जैसे युद्ध के दिनों में, ठीक है, एक दूसरे पर परमाणु से हमला ना किया जाए। ठीक है, उसका उपयोग कम से कम किया जाए। और क्या है, और परमाणु हथियारों का निषेध संधि। ठीक है, TPNW। जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे वो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 2-3 बार इसे केवल पढ़ना है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, ये आपका 100% गारंटी है, हर साल प्रश्न ये पूछा जाता है एसिड रेन। ठीक है, चले इन दोनों को मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों का उत्तर। ठीक है, गंगा कार्य योजना क्या है? गंगा कार्य योजना यानी गंगा एक्शन प्लान भारत सरकार द्वारा 1986 में शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी की सफाई और प्रदूषण को नियंत्रित करना था। इस योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। गंगा कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना था, ताकि इसे विभिन्न उपयोग के लिए सुरक्षित बनाया जा सके, जिसमें पेयजल, सिंचाई और धार्मिक अनुष्ठान शामिल है। अच्छा, गंगा कार्य योजना के बारे में चलिए मैं आपको कुछ और बता, केवल इतना ही लिखना आपको। ठीक है, केवल इतना ही लिखना आपको, केवल 50 शब्दों में। ठीक है, केवल 50 शब्दों में आपको इतना ही लिखना है, 2-3 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलें। अति लघु पूछेगा तो आप आगे लिख सकते हैं। गंगा कार्य योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों को अंजाम दिया गया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है आपका सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना। ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे। दूसरी आपकी जो हेडिंग है वो है औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी। तीसरा है आपका सार्वजनिक जागरूकता का कार्यक्रम। ठीक है, चौथा है आपका नदी के किनारे पर बसे हुए शहरों और गांवों की सफाई। ठीक है, नदी के किनारे पर बसे हुए इलाकों में सफाई अभियान चलाए गए और कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था की गई। ठीक है, ये सभी आप आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, चले इसे मैं पढ़ा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। हालांकि गंगा कार्य योजना के पहले चरण में काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन यह योजना अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। इसके बाद 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए नए और व्यापक प्रयास किए गए, जिसमें नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को लागू किया गया। ठीक है, चले अम्ल वर्षा दोस्तों, ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल प्रश्न ये पूछा जाता है। ठीक है, आपके लघु उत्तरी प्रश्न में भी पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरी में भी पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे अम्ल वर्षा। ठीक है, एसिड रेन क्या है? अम्ल वर्षा, एसिड रेन एक पर्यावरणीय समस्या है जिसमें वर्षा के रूप में होने वाले जल में उच्च मात्रा में अम्लीय पदार्थ, विशेष रूप से सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 मिल जाते हैं। ठीक है, यह अम्लीय वर्षा तब होती है जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO जैसे प्रदूषक गैसें जलवाष्प के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। यानी दोस्तों, जो जलवाष्प होता है धरती पर से, जब वो आकाश में जाता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जब मिल जाते हैं हवा में जा कर के, तो वो एसिड रेन बना लेते हैं। वो क्या बनते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जब वो बारिश होते हैं तो बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, चले केवल इतना ही आपको लिखना है, ध्यान रखेंगे परीक्षा में जब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चले इतना ही लिखना है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अम्ल वर्षा के प्रमुख कारण हैं औद्योगिक और कारखानों से उत्सर्जन। ठीक है, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का दहन जो उद्योगों और बिजली संयंत्रों से होता है। ठीक है, वाहनों से उत्सर्जन, जो हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, ट्रक है, तो इन सभी वाहनों से निकलने वाली गैसें, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलें अगला है आपका ज्वालामुखी विस्फोट। प्राकृतिक रूप से भी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है,
ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है आपके। अम्ल वर्षा के प्रभाव, पानी के स्रोतों पर प्रभाव, ठीक है। अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या होते हैं, जब अम्लीय वर्षा होगी तो किस पर क्या क्या प्रभाव होंगे। तो पहला है आपके पानी के स्रोतों पर प्रभाव, ठीक है। अम्लीय जल झीलों, नदियों और जलाशयों में जाकर उन्हें अम्लीय बना देता है, जिससे जलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलें, यानी आपका जब अम्लीय वर्षा होगा झील में, आपका जाहिर सी बात है जब अम्लीय वर्षा होगा तो झील में पानी इकट्ठा होगा, उस पानी को जब कोई जीव पिएगा और उस पानी में जब कोई जीव रहेगा तो उसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक है, अम्लीय वर्षा का। चलें, अगला है आपका वनस्पतियों पर प्रभाव। पेड़ पौधों की पत्तियों को नुकसान होता है और उनकी विकास दर में कमी आ जाती है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता में कमी, यानी मिट्टी में जो उर्वरता होती है फसल उगाने में जो सहायक होते हैं उस पर भी ये नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। भवनों और मूर्तियों पर असर। अम्ल वर्षा से संगमरमर और अन्य निर्माण सामग्रियों का क्षरण होता है। आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ताजमहल है। ताजमहल पहले कैसे दिखता था, बहुत ही अच्छा दिखता था, लेकिन अम्लीय वर्षा के कारण धीरे धीरे उसका रंग क्या है, फीका होता चला जा रहा है, ठीक है। पर कुछ प्रदूषण के कारण भी हो रहा है, तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। इसका उपाय क्या है, निवारण क्या है आपके, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम जो बाइक चलाते हैं, हम लोग जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, यानी जो कोयला है, ठीक है, तेल के स्थान पर सौर, पवन और जल ऊर्जा का उपयोग, ठीक है। चलें, इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक जागरूकता। अम्ल वर्षा के प्रभावों और उसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है, ठीक है। तब हम इस पर उपाय ये सारे हैं, ठीक है, कैसे कि अम्लीय वर्षा को रोका जा सके, ठीक है। चलें, अम्ल वर्षा एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार, उद्योगों और आम लोगों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलें, इसमें अगला है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भैया, हर साल पूछा जाता है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड्स पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इस तरह से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। लैंडस्लाइड्स पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। लैंडस्लाइड्स को परिभाषित करें, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। भूस्खलन क्या है, एक भूगर्भीय घटना है जिसमें पृथ्वी की सतह का एक हिस्सा जैसे कि मिट्टी, चट्टान, रेत आदि खिसक कर नीचे की ओर गिर जाता है। यह आमतौर पर ढलान वाले क्षेत्रों में होता है, जैसे कि अभी उत्तराखंड में हो रहा है आपका, ठीक है। और इसके कारणों में भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और मानवीय गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। मानवीय गतिविधियां कैसे, मान लीजिए आप रोड बना रहे हैं पहाड़ को काटकर, तो यहाँ पर जो पहाड़ बच जाते हैं तो बारिश के कारण, जब बारिश होती है तो ये सारे पहाड़ इसी सड़क पर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। भूस्खलन से सड़कों, इमारतों और अन्य संरचनाओं को गंभीर नुकसान हो सकता है और इससे जान माल की हानि भी हो सकती है। चलिए, अगला आपका इसमें पूछा गया था मृदा अपरदन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह भी हर साल पूछा जाता है, ठीक है। सॉइल इरोसिशन, ठीक है। और अगला है फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य जाल आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, हर साल नहीं पूछता है, 2-3 बार इसे जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन पेपर है। लेकिन जो मृदा अपरदन है 100% ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलें, मृदा अपरदन क्या है, चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी का ऊपरी परत हट जाता है या अन्यत्र चला जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक कारणों जैसे हवा, पानी, बर्फ और मानवीय गतिविधियों जैसे कृषि, वनों की कटाई और निर्माण कार्यों के कारण होता है। मृदा अपरदन से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, जिससे फसलों की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन के बारे में मैंने बता दिया आपको। मृदा अपरदन क्या है, यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है क्योंकि इससे भूमि का क्षरण, जल निकायों का प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण कर सकते हैं, यानी पेड़ पौधे लगा सकते हैं।
उचित कृषि तकनीकें अपना सकते हैं और जल संचयन जैसी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब खाद्य जाल में क्या है, फूड वेब में क्या है आपका, खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच आपस में भोजन के आदान प्रदान का जटिल नेटवर्क होता है। यह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं यानी फूड चेन का एक संयोजन है जहां विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। खाद्य जाल में प्राथमिक उत्पाद जैसे पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव जैसे खरगोश हो गए, ठीक है, गाय हो गई, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव यानी आपके शेर हो गए, ठीक है, और अपघटक जैसे कवक और बैक्टीरिया शामिल होते हैं खाद्य जाल में, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, खाद्य जाल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक जीव का भोजन दूसरे जीव पर निर्भर करता है और किस तरह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। उदाहरण के लिए एक खरगोश घास खाता है, फिर वह खरगोश एक लोमड़ी का भोजन बनता है, ठीक है, खरगोश को लोमड़ी खा जाती है और जब लोमड़ी मरता है तो उसके शरीर को अपघटक जीव नष्ट करते हैं जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में चले जाते हैं, ठीक है। चले आगे है आपका वृक्षारोपण, ठीक है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, वृक्षारोपण आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्रेजेंट टाइम में, इसे पढ़ना अनिवार्य भैया, ठीक है, 100% ध्यान से इसे पढ़ना है। वृक्षारोपण क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ वृक्षारोपण क्या है। वृक्षारोपण, ठीक है, ट्री प्लांटेशन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो पर्यावरण की सुरक्षा और सौरमंडल के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। यह प्रक्रिया जंगलों, पार्कों और अन्य खाली क्षेत्रों में पेड़ लगाने का कार्य करती है जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है। वृक्षारोपण से मिट्टी का कटाव कम होता है, जैव विविधता बढ़ती है और स्थानीय जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चले अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों सेक्शन बी यानी खंड ब। खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पूछा क्या गया है, यहाँ पर जो निर्देश दिया गया इसे पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी भूलने के ज़रूरत नहीं है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न हर साल पूछता है। पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा उनके जैविक एवं अजैविक घटकों की विवेचना कीजिए, ये हर साल प्रश्न आता है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिस्कस इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तैयार कर लेने। देखिए 200 शब्दों में पढ़ाना बस की बात नहीं है, क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन 200 शब्दों में पढ़ाएंगे तो आपकी क्लास 4-5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो आप के पास क्या होगा, देखिए गूगल है पहला, और दूसरा है आपके पास यूपीएच होगा, राजेंद्रा होगा, बुक होगा, पीडीएफ होगा, पीडीएफ नहीं, ठीक है, बुक होगा, आपके पास गाइड होगा। तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो मैं कहीं नहीं गया, आप लोग वीडियो पर आइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, आप इस प्रश्न को लिख दीजिए कि सर इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, हमें इसका उत्तर बताइए, तो मैं तुरंत इसका उत्तर आपको बता दूंगा, ठीक है। चले इम्पोर्टेंट है एकदम तैयार करना, ठीक है। चले अगला है आपका पर्यावरणीय भूगोल को परिभाषित करें एवं इसकी प्रकृति पर चर्चा करें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह भी आपको पूछा जाता है, पर्यावरणीय भूगोल को परिभाषित करें, ठीक है। चले इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी तैयार करना है। अगला है आपका निर्वनीकरण क्या है, इसके दुष्प्रभाव को लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निर्वनीकरण हर साल पूछा जाता है, ठीक है बाबू, ध्यान रखेंगे। कभी कभी निर्वनीकरण जो होता है अति लघु में पूछ देता है, यानी 2 नंबर वाले में, ठीक है, या फिर 3 नंबर वाले में, यानी 2-3 नंबर, किसी कॉलेज में आपको 3 नंबर दिया जाता है, किसी कॉलेज में 2 नंबर, ठीक है, अति लघु में। तो निर्वनीकरण कभी कभी आपके अति लघु में भी पूछता है, तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 100% इसे तैयार करना है। अगला है आपका बाढ़ आपदा प्रबंध, ठीक है, फ्लूड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हर साल नहीं पूछता है, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, बाढ़ आपदा प्रबंध को।
अगला है आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। यानी दोस्तों पूछा क्या गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। स्किप कर दीजिएगा, इसे 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2023 में पूछा है, इसे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये हर साल नहीं पूछता है। अगला है आपका वर्णन करें कि हमारे देश में किन क्षेत्रों में चक्रवात का खतरा है और वे प्रभावित क्यों हैं। स्किप कर दीजिए, इसे बिल्कुल नहीं आएगा ये प्रश्न, ठीक है, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये आता नहीं हर साल, लेकिन जो चक्रवात वाला टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लेंगे चक्रवात के बारे में, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए क्लास कंटिन्यू ला रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है आपका पर्यावरण के ह्रास के विभिन्न पक्षों तथा कारणों का विवरण दीजिए। स्किप कर दीजिएगा इसे, ठीक है, यह भी नहीं पूछा जाता हर साल। चलिए, अब आपका खंड स यानी सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन है आपको 500 शब्दों में उत्तर देना है। किसी कॉलेज में 800 शब्दों में होता है भैया, किसी कॉलेज में आपका 450 शब्दों में होता है, ठीक है। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन है इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, ये हर कॉलेज में आपके दिए जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको 10 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। जल प्रदूषण के कारणों को स्पष्ट करते हुए उनके प्रतिकूल प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, 90% आपका पूछा जाता है, तो इसे तैयार करना है। चलें, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है प्रकोप तथा आपदा क्या है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। स्किप कर दीजिए, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल क्या हैं, इसकी संक्षिप्त वर्णन कीजिए। स्किप कर दीजिए, 2-3 बार 2-3 बार पढ़ लेंगे, यह हर साल नहीं आता है। अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है नर्मदा घाटी परियोजना क्या है, इसके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चर्चा करें। हर साल नहीं पूछता है, 90% आप चांस है इस बार आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चले, तो ये रहे दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर बीए 3rd सेमेस्टर, ठीक है, जियोग्राफी यानी भूगोल के, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जियोग्राफी का ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।